नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम सीएम कौन, यानी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार। हमने कार्तिकेय बत्रा के साथ शुरू किया है एक क्षेत्रवार विश्लेषण और अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के बारे में तीन क्षेत्रों के बारे में हमने बातचीत की है। उनके इतिहास में गए हैं, 2007 में, 2012 में, 2017 में, 2019 के चुनाव में किस पार्टी की कैसी स्थिति थी, कौन मजबूत था, किसको जीत मिली, क्यों जीत मिली और क्या क्या फैक्टर्स थे। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे बुंदेलखंड के बारे में। वैसे तो बुंदेलखंड बहुत ही छोटा सा इलाका है, 7 जिलों के 19 विधानसभा सीटों के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन बुंदेलखंड अपनी कई वजहों से बिल्कुल खास है। उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में इसकी एक खास तरीके की अस्मिता है, खास तरीके की इसकी पहचान है, इसकी अपनी एक रीजनल आइडेंटिटी है। और कुछ लोगों को शायद जानकारी ना होगी जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं कि बुंदेलखंड एक जमाने में लंबे समय तक एक अलग राज्य की मांग भी करता रहा है। कभी वो आवाज बुलंद हो जाती है, कभी वो आवाज कमजोर हो जाती है, और ये जो उत्तर प्रदेश के बहुत गरीब इलाकों में भी माना जाता है। तो कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है और इस इलाके की खासियत क्या क्या है, यहाँ का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जरा एक जानकारी दें। जी, धन्यवाद आशुतोष जी। तो 7 जिले हैं, तो जैसा कि आपने कहा छोटे एरिया के बारे में आज हम बात करेंगे, बट इसकी ना अपनी, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा, इसकी अपनी अस्मिता, इसकी अपने फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं। तो 7 जिले हैं इसमें। अगर आप वेस्ट से शुरू करें तो जो ललितपुर का इलाका है वो मध्य प्रदेश के अंदर एक चोंच बनाता है जाकर। उसके बाद झांसी, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट। तो हम इन 7 जिलों को लेंगे। ये 19 सीटें होती हैं यहाँ कुल मिला के। और जैसा कि आपने कहा, इलाका पिछड़ा हुआ है और उसमें एक बहुत बड़ा कारण इस इलाके में जो मौसम, जो एक ये सूखाग्रस्त इलाका है, तो पानी की यहाँ प्रॉब्लम रहती है। हालांकि आपके ही चैनल पे काफी एक्सपर्ट बोल चुके हैं कि नदियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ आते आते नदियों की धार कम हो जाती है। तो बुंदेलखंड, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बुंदेलखंड की आइडेंटिटी केवल उत्तर प्रदेश में सीमित नहीं है, इसका एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। लेकिन हम क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम केवल इस इलाके की बात करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आशुतोष जी कि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का घनत्व देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बुंदेलखंड में सबसे कम है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा जमीन का इलाका और उसको सीटें कम मिलती हो कि यहाँ पे लोग कम रहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझनी चाहिए हमारे दर्शकों को। और बुंदेलखंड भी एक मोनोलिथ नहीं है। मेरा मतलब इससे ये है कि यदि आप बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों को देखें तो जहां झांसी और जालौन कहीं ना कहीं बेहतर करते हैं काफी सारे इंडिकेटर्स पे, वहीं अगर आप पूर्व की तरफ चले जाएं, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, अगर आप इनकी तरफ चले जाएं, महोबा, तो यहाँ पर जो स्थिति है आर्थिक और सामाजिक की और खराब हो जाती है। तो विद इन बुंदेलखंड भी काफी सारी चीजों में फर्क है। अब यहाँ पर किसान, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि सूखाग्रस्त इलाका है तो किसानों की जो आमदनी है वो बाकी राज्य के किसानों से भी कम है। अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें, जो कि आपने मुझसे कहा, तो यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में सबसे ज्यादा है। अवध जहां 23% था वो सेकंड हाईएस्ट है। यहाँ 25% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट है और उसमें जाटव, कोरी, धोबी, कोल और बसौर, ये मेन समाज। लेकिन यहाँ पर ओबीसी तबका भी बहुत जबरदस्त है। ऐसा 25% अगर शेड्यूल्ड कास्ट है तो तकरीबन 50%, कुछ आंकड़े कहते हैं, वो ओबीसी में आता है। अब इसमें से कौन से कास्ट है? इसमें आते हैं लोध, इसमें आते हैं कुर्मी, जिनका बांदा में खासकर काफी अच्छी संख्या है, कुशवाहा आते हैं जालौन और झांसी के इलाके में, और जैसा कि मैंने कहा कुर्मी पटेल, साथ ही साथ राजपूतों की भी संख्या है ठीक ठाक। तो ये यहाँ का जातिगत समीकरण है। जो अगर हम बात करें रिलीजियस पोलराइजेशन की, तो उसकी कुछ खास यहाँ पर जगह बनती नहीं, क्योंकि केवल 7% मुस्लिम पॉपुलेशन। और हमने ये बार बार कहा है, हमने ये बंगाल के चुनाव के एनालिसिस के टाइम पर भी कहा था कि पोलराइजेशन के लिए आपको एक क्रिटिकल मास चाहिए दूसरे धर्म का या दूसरे संप्रदाय का। बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी पोलराइजेशन नहीं हो पाएंगे, बहुत कम हो जाएगा तब भी पोलराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो 7% कुछ खास है नहीं, तो शायद वो कभी यहाँ मुद्दा बनता नहीं। लेकिन ये भी बात सत्य है
कि उमा भारती जी का इलाका रहा है ये। तो अगर हम जिसे कहते हैं सैफ्रनाइजेशन लोअर कास्ट की, तो ये काफी समय से बुंदेलखंड में ऐसा होता आ रहा है। तो ये इसका एक मोटा मोटा, और यहाँ पर एक और चीज आखिरी अगले सवाल के, इस इलाके में पैकेज पॉलिटिक्स बहुत चलती है। अच्छा। कि 2012-13 में बोला गया था एक बुंदेलखंड पैकेज दिया जाएगा, यूपीए ने दिया भी, उसके बाद उसका क्या हुआ पता नहीं। अभी प्रधानमंत्री साहब भी गए थे तो उन्होंने भी बोला कि 6000 करोड़ 4200 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो इसके बाद इसका फॉलो अप भी करनी होगी। बुंदेलखंड की स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी वही है, समय में कहीं पीछे अटका हुआ है बुंदेलखंड। ठीक। कार्तिक, ये इलाका जो है वो बीएसपी का गढ़ माना जाता है। 2007 का अगर हम चुनाव का विश्लेषण करें, 2012 का चुनाव का विश्लेषण करें, तो बीएसपी यहाँ मजबूत दिखाई पड़ती है और इसका जो वोट परसेंटेज है उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों की तुलना में ज्यादा रहता है। ऐसा है? उसके भी पहले अगर शुरू करें आशुतोष जी, तो ये कांग्रेस का इलाका माना जाता था, और कांग्रेस के बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीएसपी का इलाका माना जाता था। लेकिन अब पिछले 5-7 साल से जिस तरीके का दबदबा और वर्चस्व भाजपा ने यहाँ पर बनाया है, वो बसपा के अपने पीक के टाइम पर जो उनकी स्थिति थी, वो उससे भी बहुत आगे पहुंच चुके हैं। मैं आप ही के शो पर देख रहा था, शीतल जी बोल रहे थे कि शायद बुंदेलखंड एक वो इलाका है जहां भाजपा अभी कहीं ना कहीं अश्योर्ड महसूस कर रही है, और शायद यही उसका कारण है। हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि जो गैप है वो बाकी इलाकों के बनिस्बत सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं यहीं पर दिखता है। तो 2007 का जो विधानसभा का चुनाव था और 2012 का विधानसभा का चुनाव था, यहाँ पे कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही थी, किसको कितना परसेंटेज वोट मिला था? क्योंकि 2007 में तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और बहुमत के साथ बनी। 2012 में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार बनी। तो दोनों चीजों में लेकिन समानता ये थी कि हालांकि सरकार एक बार बसपा की बनी और एक बार सपा की बनी, लेकिन दोनों बार इस इलाके में लीड बसपा की ही। तो उस आधार पर आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि ये बसपा का गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि 2012 में जब सपा 200 से ऊपर सीटें अपने बल पर लेकर आई, तब भी बसपा ने यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कंपैरेटिवली। तो अगर हम आंकड़े रख दें आपके सामने, 2007 में इस इलाके में कांग्रेस की 2 सीटें, आरएलडी की 2 सीटें, सपा की 4, बसपा की 9, तो 19 में से 9, तकरीबन आधी सीटें बसपा ले गई थी 2007 में, और बीजेपी की 3। 12 में आके ये आंकड़ा हो जाता है कांग्रेस 4, सपा 5, बसपा 7 और बीजेपी 3। बसपा अभी भी लीड कर रही है। तो आगे जैसे हम चर्चा करेंगे, ये समाजवादी पार्टी के लिए फर्टाइल ग्राउंड नहीं माना जाता है। मैं एक और आपको आंकड़ा देता हूं कि मैंने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छा करती थी, तो जब 2012 में कांग्रेस ने एक अच्छा कैंपेन लड़ा राहुल गांधी के अंडर, तो कांग्रेस का जो रीजनल वोट जंप था वो 4-5 अगर इलाकों में उत्तर प्रदेश को बांट दे, रोहिलखंड अलग कर दे, वेस्टर्न यूपी अलग कर दे, बुंदेलखंड, अवध, तो 5.25% का इंक्रीज हुआ 7 और 12 के बीच में कांग्रेस के लिए इस इलाके में। और ये दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी थी वेस्टर्न यूपी के बाद। लेकिन वेस्टर्न यूपी में क्योंकि आरएलडी के साथ अलायंस था, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से बढ़ा या रालोद की वजह से भी बढ़ा। लेकिन बिल्कुल ये बात सच है कि बुंदेलखंड इलाके में 12 में कांग्रेस का 5.25% जंप किसी भी और इलाके में, पूर्वांचल हो गया, अवध हो गया, रोहिलखंड, उसके जंप से ज्यादा। अगर हम वोट शेयर की बात करें 7 और 12 में, तो 7 में यहाँ पर बसपा का वोट शेयर 30% था, समाजवादी पार्टी का 21%, भाजपा का 19% और कांग्रेस और आरएलडी का दोनों का 9% और 9%। 12 में आरएलडी और कांग्रेस का थोड़ा सा बढ़ के मिलाकर 18.6 हो जाता है, सपा का 21 से बढ़कर 25.3, बसपा का 30 से घटकर 26, भाजपा का कांस्टेंट रहता है 19। तो ये भी बताता है कि भाजपा का एक वोट बेस यहाँ पर था टू बिगिन विद, और उसके बाद जो अन्य के खाते में भी लगभग उतने ही वोट रहते। तो एक ही फर्क आता है 7 और 12 में, जैसा कि हमने पहले भी सेगमेंट में देखा है कि बसपा और सपा का स्विच हो जाता है इस इलाके। 2017 बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी अचानक दुगने से ज्यादा वोट शेयर उसका बढ़ जाता है और सारी सीटें वो जीत लेती है, और बीएसपी जो इस इलाके में स्ट्रांग मानी जाती थी उसको 0 सीटें आती हैं और उसका वोट शेयर भी घट जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिला के 25% के आसपास है। तो ये बीजेपी का इतना जबरदस्त ग्रोथ का क्या कारण आपको दिखाई पड़ा? 2 कारण है आशुतोष जी। तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि
हमने हमेशा अभी तक समाजवादी, आरएलडी और कांग्रेस का वोट शेयर मिलाकर देखा है, क्योंकि वो अलायंस में काम कर चुके हैं। तो कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अगर आप ग्रुपिंग बनाएं तो जो 2007 में वो 39% लेकर आते हैं एक साथ, 12 में ये 44 हो जाता है, तो 2014 में आके 29% हो जाता है और 17 में केवल 25% रह जाता है। आरएलडी का पूरा वोट शेयर खत्म हो जाता है इस इलाके में, कहीं ना कहीं आरएलडी का वोट शेयर खत्म हो जाता है और कांग्रेस और एसपी घटते हैं। मतलब आप देखिए ना कि अपने हाई पॉइंट पर ये तीनों पार्टियां मिलाकर 44% वोट ला रही थी, जो 17 में आकर तीनों मिलाकर 25% पे आ जाती है। तो बड़ा झटका वहां है। बसपा को फिर भी कम झटका लगता है, क्योंकि बसपा 2012 में 26 पे थी, वो 17 में 22 पे रुकती है और 7 में 30 में थी, तो भी 17 में आके 22 पे रुकती है। उनका 8% का ड्रॉप है। मैं ये नहीं कह रहा कम है, बट रिलेटिवली कम है। और एक फिर से वही बात, अन्य के खाते में जो 12% आ रहा था वो अब 6.5% हो जाता है 17। तो ये तीनों फैक्टर्स एट प्ले हैं। यहां पर आप देखिए, नॉन यादव ओबीसी भी हैं, नॉन जाटव दलित भी हैं, एक हिंदुत्व का अंडर करंट भी था उमा भारती जी के टाइम से। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर कहीं ना कहीं एक ऐसा रिजल्ट देते हैं जो 19 में से 19 सीटें भाजपा को मिल जाती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि इस इलाके में यादव और जाटव इनकी संख्या कम है, जो गैर यादव गैर जाटव जो जातियां हैं उसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो हमारे दर्शकों को बात और समझ में आएगी। देखिए आशुतोष जी, एक सिंपल सी बात है, 40% अगर उत्तर प्रदेश में ओबीसी और उसमें से 10% यादव हैं केवल। ऐसे ही अगर 20% कुल दलित समाज है तो उसमें से 10% के आसपास पूरे यूपी में जाटव है। यही अगर आप एक्स्ट्रापोलेट कर लें तो आपके पास अभी भी 30% नॉन यादव ओबीसी है, 10% नॉन जाटव दलित है। बीजेपी जो नैरेटिव जो बनाया है पिछले 5-7 सालों में वो यही है कि देखिए आप ओबीसी हैं, आप दलित हैं, लेकिन आपको क्या मिला, आपके वर्गों में भी सामंतीवाद बना दिया गया है कि दलित समाज में सामंत है जाटव और यादव समाज में सामंत है यादव, ओबीसी समाज में सामंत है यादव। तो आपको क्या मिला? तो वो जो नॉन डोमिनेंट इनकी कैटेगरी थी वो सारी उनकी जो गोलबंदी हुई है वो बीजेपी के पीछे हुई है। अब उदाहरण के तौर पर कुर्मी वोट जो है, यादव के बाद कुर्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट ओबीसी कैटेगरी है उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी ने बहुत कोशिश की है अपने आप को एक पैन ओबीसी पार्टी बनाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया है कहीं ना कहीं। बीजेपी ने अलायंस किया अपना दल के साथ, अपना दल जो लड़ते हैं पूर्वांचल इलाकों में वो एक कुर्मी पार्टी, ऐसे ही राजभर, ऐसे ही निषाद। तो ये तो एक ब्रॉड स्ट्रेटजी है कि जो नॉन यादव ओबीसी है और जो नॉन जाटव दलित उनको अपने पीछे आप गोलबंद करें और उनके बल पर आप चुनाव लड़ें, क्योंकि अपर कास्ट तो आपके साथ है ही। ये जो 19% भाजपा का 7 और 12 में आ रहा था, ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट का ही वोट था, क्योंकि उस समय ओबीसी और एससी वोट जो था वो समाजवादी पार्टी, बसपा, कुछ हद तक कांग्रेस, वो सारा छिटक कर बीजेपी के पीछे आगे खड़ा हो गया। और इसमें मैं एक और बात बता, आपका एक शो भी मैं देख रहा था उस दिन, जिसमें आपने ये कहा था कि मोदी अखिलेश से डर गए हैं क्या, वो अपने आप खुद को चैलेंजर क्यों मान रहे हैं। तो मैं जब वो शो देख रहा था तो मेरे दिमाग में 2 थॉट्स आ रहे थे, कुछ आपके मेरे ख्याल पैनलिस्ट ने भी बात की थी, कि एक तो होता है अगर आप एक व्यक्ति का नाम ले तो आप उसको अपने चैलेंजर मान रहे हैं, उसका एक और रिजल्ट होता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि आप जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि भैया हम दो ही हैं, अपना वोट या हम मेरे को देना या उनको देना, किसी तीसरी पार्टी को मत देना, वेस्ट मत करना। तो ये पोलराइज करने की भी एक हो सकती है स्ट्रेटेजी। और खासकर बुंदेलखंड में जहां पर कांग्रेस के चांसेस हैं नॉन जाटव दलित वोट अट्रैक्ट करने के, क्योंकि कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स इस समय मोमेंटम पकड़ रही है कहीं ना कहीं, साफ साफ दिख रहा है। राजस्थान देखें अगर आप, पंजाब में देखें उनके फैसले, उत्तराखंड जो स्टेटमेंट है अगर आप देखें, तो दलित पॉलिटिक्स में अगर कांग्रेस वोट अट्रैक्ट करना चाहती है तो ये स्टेटमेंट देकर जो दलित वोट कहीं कांग्रेस को जाता, वो भी चाह रहे हैं, बीजेपी चाह रही है कि वो या तो मेरे पास आए या समाजवादी, और उनको पता है कि दलित वोट का समाजवादी पार्टी के पास जाना कम, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे पास ही है आने की। तो ये उसका एक दूसरा पहलू है कि आप इलेक्शन को इतना पोलराइज कर दें कि और आपको पता है कि उसमें एडवांटेज कहीं ना कहीं आपको रहेगा। बिल्कुल का। लेकिन 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ जाता है, 6% उसमें इंक्रीज हो जाता है, 50% के ऊपर निकल जाता है। ये क्या 2019 का जो रिजल्ट है
इसको बेस मान सकते हैं 2022 के लिए, या बेस मानना पड़ेगा, बेंचमार्क मानना पड़ेगा 2017 को? 17 को, निसंदेह 17 को। 2-3 कारण है। एक तो नेशनल इलेक्शन है, तो बिल्कुल ही अलग ट्रेजेक्ट्री होती है। दूसरी बात, मैं तो कहता हूँ 17 में भी एक कैच है, वो मैं बताऊंगा। 17 को भी बेस मानना थोड़ा सा खतरनाक है, बट सेफ है, मच सेफर। 19 का प्रॉब्लम ये है, उसको बेस मानने प्रॉब्लम ये है कि पहली बात नेशनल इलेक्शन, दूसरी बात समीकरण पूरे बदल चुके हैं। उस समय सपा बसपा आरएलडी तीनों साथ में थे। वही मैं जैसे बहुत पोलराइज्ड इलेक्शन बन चुका था। आप कह रहे हैं 53% बीजेपी और दूसरी तरफ 34% महागठबंधन। आप गैप देख रहे हैं 19 परसेंटेज पॉइंट का, जो कि हम पूर्वांचल में ये केवल 8 का था। और अगर मैं पीछे जाऊं तो अवध में 17 का था और वेस्टर्न यूपी में ये गैप 9% का था, महागठबंधन और बीजेपी एनडीए के बीच में 19 में। और ये गैप सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में हो जाता है, तकरीबन 19%। तो पोलराइज्ड इलेक्शन था। अब ये समीकरण बदलने के बाद इसको बेस मानना थोड़ा सा मुश्किल है। अब 17 में भी अगर हम जाते हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए, 17 को बेस मानने में भी एक छोटा सा रिस्क ये है कि 17 में वोट मोदी जी के चेहरे को पड़ रहे हैं, 22 में एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर वोट पड़ रहे हैं। जितना भी बीजेपी चाहे इसको एक मोदी इलेक्शन बनाने की कोशिश करे, लेकिन अब एक ऑल्टरनेट पावर सेंटर है, ये रेफरेंडम उनकी गवर्नेंस पर भी है। ठीक है। तो 17 में भी करने में रिस्क है, बट 17 एक बेटर कैंडिडेट है अगर हम दोनों को कंपेयर करें 17 और 19। तो क्या लग रहा है 2022 में, बहुत संक्षेप में? आप अंत में हमेशा मुझे फंसा देते हैं, मैं लेकिन ये केले का छिलका आप फेंकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ साइड से निकलने की। नहीं आशुतोष जी, जितने भी समीकरण बन रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का चैलेंज अपने बल पर कुछ इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे कांग्रेस यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड दिखती है। मैं अपने आप को मेरा एक हंच ये बता रहा है, और कांग्रेस एक वाइल्ड कार्ड दिखती है। जितना कांग्रेस गेन करेगी उतना बीजेपी को इस एरिया में नुकसान होगा। इसीलिए बीजेपी की ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि इसको इतना बायपोलर बना दिया जाए कि जो वोट छिटक कर, जो नॉन जाटक दलित वोट मान लीजिए या ब्राह्मण वोट मान लीजिए, जो समाजवादी पार्टी को कभी नहीं जाएगा लेकिन कांग्रेस को जा सकता है, तो अगर आप इसको इतना पोलराइज कर देंगे तो वो वोट वापस बीजेपी के पास चला जाएगा। बट पिछले दिनों बुंदेलखंड में जो अखिलेश की रैली हुई उसमें काफी भीड़ थी। आशुतोष जी, रैली प्रियंका गांधी की भी हुई है, मोदी जी की भी हुई है, अखिलेश जी, तीनों की हुई है रैलीज वहां पर। और मायावती की भी पार्टी ऐसा नहीं है सक्रिय है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं रैलीज को वोट्स में कन्वर्ट करने से थोड़ा झिझकता हूँ। रैली से मोमेंटम बनता है, लेकिन मुझे अभी तक ये एक ब्रॉडर एक मैं पिक्चर आपको बता रहा हूँ कि 2 तरह का वोट शिफ्ट करेगा बीजेपी से, या कर सकता है पोटेंशियली। एक जो बाय डिफॉल्ट एंटी इनकम्बेंसी वोट है कि बस हो गया अब नया, वो तो समाजवादी पार्टी को मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक वो वोटर जो नैरेटिव के बल पर, ऑपोजिशन के नैरेटिव के बल पर अपना वोट बदलता है, कि मान लीजिए जैसे प्रियंका गांधी जो छेड़ रही है कि लड़की हूं लड़ सकती, ये मुझे एक नैरेटिव लग रहा है। मुझे समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई एक ग्राउंड ब्रेकिंग नैरेटिव सामने नहीं दिख रहा। हो सकता है लोकल मुद्दों पर वो बना रहे हो, मुझे नहीं पता हो, मुझे ज्ञान ना हो, लेकिन एक बड़ा, जैसे कि 2012 में जो साइकिल यात्रा निकली तो लैपटॉप देने की बात हुई थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, तो मुझे वैसा नहीं कुछ दिख रहा है अभी समाजवादी पार्टी का। भाजपा की ओर से फ्री राशन सुनाई दे रहा है, तो ऐसा मुझे वो एक नहीं दिख रहा है। तो ये कहना अभी मुश्किल है, हो सकता है आगे जाकर समीकरण बदले, लेकिन ये मेरी अभी की रीडिंग है कि एक मुझे वो एलिमेंट मिसिंग दिख रहा है। ठीक है। कार्तिक, अभी तो 3 महीने लगभग चुनाव है। हालांकि बुंदेलखंड का इलाका बहुत छोटा है, सिर्फ 19 सीटें हैं, लेकिन उसकी जो अलग एक रीजनल आइडेंटिटी है, इसके आधार पर हमने सोचा कि इसको भी अलग से इसकी विवेचना करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज आशुतोष जी, 19 छोटा नंबर नहीं है। अगर हम 1 साल पहले जाएं तो बिहार में क्या हुआ था, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। वो हमें बताता है कि 5 सीटों का भी इलाका बहुत अहम है। और कहीं ना कहीं इस वजह से, आप भी शायद ये बात बार बार कह रहे हैं, इसी वजह से शायद राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को अलग अलग इलाकों का चार्ज दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर।
क्योंकि पता है कहीं ना कहीं कि देखिए मामला इतना वन साइडेड नहीं होगा जितना 17 में था। 17 में समाजवादी और विपक्ष के लिए जिसे हम एक टर्म है अंग्रेजी में परफेक्ट स्टॉर्म था। एंटी इनकम्बेंसी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी, नोटबंदी, वो सब मिलकर 300 से पार ले गए। लेकिन इस बार सिचुएशन इतनी वन साइडेड नहीं है, तो हर इलाका इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कार्तिक बत्रा के साथ, एक नए क्षेत्र के बारे में बात करें। धन्यवाद, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।